हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद मौर्य अमित। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स की नेक्स्ट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो महाभारत सीरीज चल रही है 18 दिन में पूरी फिजिक्स का लास्ट करने की जो हमने सीरीज चालू की थी, उनमें से हमने 6 टॉपिक कर दिए हैं। आज हमारा 7वां टॉपिक, वो 5 टॉपिक हो गए थे, 6वां टॉपिक है और आज हम शुरू करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम करने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को अभी कर रहे हैं। इसके बाद जब आपके बोर्ड, ये केवल उन लोगों के लिए जो इनका बोर्ड एग्जाम आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम को देने वाले 2023 में, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन जो लोग अभी 11th क्लास में और 12th क्लास में गए हैं, उनके लिए नई एक तरफ से पूरे लेक्चर्स वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी। तो आप अभी इसको देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन, जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहली चीज जो आती है इम्पोर्टेंट, वो आती है चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर कोई एक ये समतल है और ये क्या है, तल किसके लंबवत है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो यहाँ से गुजर रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है लंबवत। तो यहाँ से एरिया वेक्टर इधर होगा और बी वेक्टर ये। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा, थीटा डिग्री। तो इन दोनों के जो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी समतल के प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी समतल से प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इसको हम फाइव से प्रदर्शित करते हैं और फाइव बराबर होता है बी वेक्टर डॉट वेक्टर। इसको और अगर हम लिखे तो फाइव बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ये हमारा। अब अगर इसका हमसे क्या पूछ लेता है, अगर इसका हमसे मात्रक पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे? तो इसका मात्रक तो हमें पता है, बी का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और इसका एम्पियर हो जाएगा वो मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अगर इसका मात्रक पूछता है तो क्या बताएंगे? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अगर इसकी विमा पूछता है तो एम एल टी माइनस 2 इंटू इसकी हो जाएगी एल नीचे एल 2 ए। तो यहाँ से हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 1। ये क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है। फाइव बराबर बी ए कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है। और परिभाषा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी समतल से प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और इसका मात्रक और क्या लिख सकते हैं? इसका मात्रक और होता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमने पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बी का मात्रक, बी का मतलब टेस्ला होता है। तो अगर टेस्ला लोगे तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर लोगे तो केवल वेबर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या क्या हो सकता है? वेबर हो सकता है, वेबर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो दो मात्रक होते हैं, वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब फैराडे के दो नियम हैं चुंबकीय प्रेरण के। फैराडे के नियम, प्रथम नियम, तो क्या होता है चुंबकीय प्रेरण की घटना में होता है क्या? तो सन 1831 में फैराडे ने बताया क्या था? फैराडे ने बताया कि अगर किसी हम कुंडली में किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली वैद्युत धारा को, क्या है कि अगर कोई परिपथ है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें जो भी प्रवाहित धारा है उसको अगर हम चेंज करते हैं,
यानी उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं या बंद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब उसकी प्रवाही धारा में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कुंडली में, यानी जब भी हम उसकी धारा को प्रभावित करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर किसी कुंडली से किसी परिपथ में अगर हम जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से कुंडली में क्या होगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित धारा भी बहेगी। तो फैराडे ने बताया था कि जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी जो उसका परिमाण क्या होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, तो इन्होंने क्या बताया था, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर मतलब माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी, माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी, ये फाइव बी होता है, ठीक है। ओ ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। अगर फेरों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगा, n डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस n डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। ये ई आता है, ये ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर इसी में हमसे पूछ लेता आई, तो आई बराबर ई अपान आर, आई बराबर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस डेल्टा कोष्टक में n डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी और साथ में ये वाला आर, आई बराबर आ जाएगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, n अपान आर डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा। ये हमारी प्रेरित धारा आ जाएगी, ये हमारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये कैसे होगा, देखो क्या है कि अगर ये कोई चुंबक का पार्ट और इससे क्या होगा, इससे बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो अगर इससे बल रेखाएं तो यहाँ पे हम कुंडली रख देते, तो या तो हम इसको आगे कर रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें कभी बल रेखाओं की संख्या कम होगी, कभी बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो क्या होगा, लेकिन बल रेखाओं की संख्या कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, लेकिन क्या ये विरोध होता है कि यहाँ पे क्यों ये उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या होती है, और डायरेक्शन चेक करने के लिए ये इस नियम को क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम। और डायरेक्शन के लिए जो दूसरा नियम दिया था उसको नाम था लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम, तो लिखेंगे किसी परिपथ में ये जो लेंज का नियम है ये लिखने के लिए आ सकता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब क्या है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा रहेगा। जैसे मान लो कि ये कुंडली है, इससे बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। अब हमने यहाँ पे कुंडली को रखा, तो अगर यहाँ पे n है, अगर आप इसको पीछे ले जाओगे यानी क्या होगा, इसमें बल रेखाओं की संख्या कम होगी। अगर बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो ये यहाँ पे S क्रिएट कर लेगा। S क्यों, क्योंकि देखो आप दूर ले जा रहे हो, कुंडली को इससे दूर ले जा रहे हो, तो यहाँ पे क्रिएट क्या करेगा, S। क्योंकि S क्यों क्रिएट कर रहा है, S क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि N वाला यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। यानी अगर आप इससे निकलने वाली जो कुंडली से निकलने वाली बल रेखा है इनसे दूर ले जा रहे हो कुंडली को, तो फिर क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट करेगा। और अगर आप इसको पास ला रहे हो,
यानी ये कुंडली से और अंदर आ गई, इसमें बहुत सारी रेखाएं आने लगी, तो क्या होगा, ये इसका भी विरोध करेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट कर लेगा। नॉर्थ पोल क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, आप देखो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, इससे दूर भेजने की, यानी दोनों तरीकों में ये सेटिस्फाइड नहीं होता, यानी हमेशा विरोध करेगा। आप इसके पास जाओगे तब नॉर्थ पोल क्रिएट कर लेगा, दूर जाओ, और अगर दूर जाओगे तो पास आने, यानी चाहे जितना कोशिश करो ये आपको चेंज करता रहेगा। अगर आप पास आओगे तो दूर भेजेगा, और अगर दूर रहोगे तो पास बुलाने की कोशिश करेगा। तो दोनों कंडीशन में ये क्या करता है, विरोध करता है। तो लेंज का नियम कहता है कि अगर विद्युत वाहक बलाएं या प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होगी कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई। अब बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करती किसी चालक क्षण पर बल। अगर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण रखी है, अगर कोई क्षण रखी है और ये v वेग से इधर को गतिमान है, बाईं ओर दाईं ओर को, ये बाईं ओर की ओर क्या है, गतिमान है, इधर v वेग से, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी हमने मानी है, हमने माना कि इसकी लंबाई l है, तो लिखेंगे माना एक l लंबाई की क्षण, इसका नाम दे देते हैं ab, लंबाई की क्षण ab एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से दाईं ओर गति कर रही है। देखो अगर ये क्षण है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन्स हट गया वहां पे क्या बन जाएगा, धनावेश बन जाएगा। तो अगर धनावेश है तो उसपे 2 फोर्स लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन है तो उसपे भी 2 फोर्स लगेंगे। अब क्या है, देखो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें क्या हो, मूविंग स्टार्ट हो गई, ये चल रहा है, तो जैसे जैसे ये क्षण आगे की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें जो कण है वो भी गति कर रहे होंगे। तो अगर इनमें कण गति कर रहे हैं तो उनपे कौन सा फोर्स लगेगा, उनपे एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स, QVB साइन। अब उनकी दिशा कैसी है, दिशा पैरेलल हो गई तो 90 डिग्री हो, लंबवत हो गई तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मतलब QVB। तो पहला कंडीशन क्या है, FM फोर्स लगेगा, और किधर वो लगा, धनावेश में नीचे की ओर लगेगा और ऋण आवेश में ऊपर की ओर लगेगा। दूसरा फोर्स, अगर इसमें जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का आना जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, इनके बीच में जब इधर और इधर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो क्या होगा कि ये इस पर एक विभवांतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस पर एक विभवांतर आ जाएगा, उस विभवांतर की वजह से इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो E बराबर V/L, यानी विभवांतर है उसकी वजह से उसमें वैद्युत क्षेत्र है, E बराबर V/L। और अगर वैद्युत क्षेत्र आया है तो उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, Fe। वैद्युत क्षेत्र आने की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा Fe। तो Fe क्या होता है हमारा, QE। अब अगर हमारा Fe आ गया QE, तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम गति करा रहे हैं, और हमने क्या किया, देखा कि एक ऐसी स्थिति आएगी जिस समय एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का आना जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का आना जाना बंद हो जाएगा तो साम्य अवस्था की स्थिति में ऐसे में क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो FM बराबर क्या हो जाएगा, Fe। तो FM कितना है, QVB, और यहाँ से QE, तो यहाँ से हमारा Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पे VB बराबर आ गया E। अब E को क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो V है ये वेलोसिटी है, ये V जो है वे वेलोसिटी है, लेकिन ये V क्या है, ये हमारा विभवांतर है, ये भी हमारा विभवांतर है, ये भी V क्या है, वेग है। तो V बराबर E। अब V
ई की जगह क्या लिख दोगे, V अपान L, तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, BLV, V बराबर आ जाएगा BLV। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर क्षण गति कर रही है तो उस पे लगने वाला क्या है, उस पे लगने वाला ये विभवांतर होता है, विद्युत वाहक बल। V बराबर BLV। इसको याद करने के लिए बाबूलाल वर्मा ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, V बराबर बाबूलाल वर्मा, यानी V बराबर BLV, ये फार्मूला। और ये काफी टाइम्स पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो। इसमें आप ये लिख सकते हो कि ये क्या है, B चुंबकीय क्षेत्र है, L क्या है लंबाई है, V क्या है वेग है। इसके बाद अब जो आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण क्या होता है, यहाँ से स्व मतलब स्वयं, प्रेरण मतलब उत्पन्न होना। तो अगर स्वयं में कुछ प्रेरित हो रहा है, यानी यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करें, यानी अगर किसी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा में परिवर्तन करें तो उसके, अगर धारा में परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन की वजह से क्या होगा, धारा में परिवर्तन करें तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उसमें प्रेरित धारा बहती है। यानी अगर किसी कुंडली में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, आप उसमें कुछ भी चेंजमेंट करोगे, तो ये अगर कुंडली है, इसमें अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और आपने इसमें अगर चेंजमेंट किया धारा में, तो इसमें क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर करंट इस साइड को है तो धारा ऐसे आएगी। कब, जब आप क्या कर रहे हो, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे धारा क्या है, अगर आपने धारा को घटाया, तो ये कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें भी करंट बह रही है, तो इसमें प्रेरित धारा ऐसे होगी। यानी जिस समय आप धारा को क्या कर रहे हो, अगर धारा आप बढ़ा रहे हो कुंडली में, अगर धारा बढ़ा रहे हो तो उसमें प्रेरित धारा ऐसे आएगी, और अगर घटा रहे हो, अगर धारा घटा रहे हो तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसे आएगी। तो स्वप्रेरण गुणांक बोलता है कि अगर आप धारा में परिवर्तन कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, अगर धारा आप बढ़ा रहे हो, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको कम करने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम कम करते हैं तो बढ़ाने की कोशिश करती है, और अगर हम बढ़ाते हैं तो कम करने की कोशिश करती है। तो अगर हम धारा बढ़ा रहे हैं तो क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, इसलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और धारा अगर घटा रहे हैं तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करेगी, इसलिए उसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में जाएगी। इस वजह से जब धारा घटाते हैं तो क्या होगा, प्रेरित धारा सेम डायरेक्शन में जाएगी, जब धारा बढ़ाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आती है। स्वप्रेरण गुणांक कहता क्या कि अगर मान लो कुंडली में n फेरे हैं और उसका फ्लक्स क्या है, उसका फ्लक्स है phi b। तो अगर फ्लक्स phi b है, n फेरे हैं, तो यहाँ पे जो n phi b होगा, n phi b को हम बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या।
फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और ये जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी इसमें कितनी धारा थी, स्वप्रेरण गुणांक निकालने के लिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, आई, और आई धारा प्रवाहित करने की वजह से उसमें कितने फेरे थे, एन, फ्लक्स कितना था, 5e। तो जब ये हुआ तो एन 5e प्रोपोर्शनल आई, तो यहाँ से जब इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा एल, एल बराबर आ जाएगा एन 5e अपॉन आई। अब यहाँ पे जो एन है, ये जो एल है, एल को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। कभी कभी इसकी परिभाषा पूछ लेता है, तो परिभाषा क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। क्या, स्वप्रेरकत्व या किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक एल कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ये होता है स्वप्रेरण गुणांक। कब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा हेनरी। ये ध्यान रखना, इसका मात्रक हेनरी होता है। इसके बाद बात हम करते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरकत्व। पहले हम अन्योन प्रेरण जान लेते हैं क्या है। अन्योन प्रेरण क्या होता है, तो अन्योन प्रेरण होता क्या है कि अगर दो कुंडलियां हैं, दो कुंडली में से किसी एक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है, एक द्वितीय कुंडली है, तो अगर हम किसी एक कुंडली में, दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करें या जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें चेंज करें, यानी यदि हम किसी एक कुंडली में धारा को प्रवाहित करें, धारा जो प्रवाहित धारा है उसमें चेंज करते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उसके बगल में, उसके समीप रखी कुंडली, दूसरी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी क्या है, इसमें दो कुंडली, अन्योन प्रेरण का मतलब क्या, दो से रिलेटेड है। अन्योन स्वप्रेरण में क्या हो रहा था, जिस कुंडली में धारा चेंज हो रही थी उसी कुंडली में क्या हो रहा था, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। इसमें क्या है, जिस कुंडली में धारा चेंज हो रही है उसके समीप रखी कुंडली में क्या हो रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मान लो इस कुंडली में फेरे की संख्या कितनी है, N1, इसमें N2, इसमें धारा हमने प्रवाहित की I1, और इस पे जो फ्लक्स है वो Φ2 है, इस पे फ्लक्स है Φ1। तो अन्योन प्रेरण क्या होता है कि अगर दो कुंडली को हम समीप रख दें, एक कुंडली में बैटरी लगी है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और दूसरी कुंडली को हम द्वितीय कुंडली कहते हैं, पहली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में सिर्फ हमने धारा मापी लगा के रखा है। जब क्या होगा, इसमें प्रवाहित धारा में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें प्रेरित धारा बहेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, यानी सब कुछ हुआ क्या, तो यहाँ लिखेंगे N2 Φ2 प्रोपोर्शनल I1। क्यों, क्योंकि इस करंट पे डिपेंड करेगा क्या, इसका जो फ्लक्स चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी करंट पे। इस पे जो फ्लक्स चेंज है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, पहली कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में करंट प्रवाहित हो, जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से N2 Φ2 डायरेक्टली आएगा MI1। तो यहाँ से M आ जाएगा N2
N∅2/I1 M बराबर आ जाएगा N∅2/I1, ये अन्योन प्रेरण। अब यहाँ पे जो M आया इसको हम क्या बोलेंगे, अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक, यहाँ पे जो M आएगा वो अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक M बराबर N∅2/I1 होगा। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं कि E क्या होगा, तो E बराबर क्या होता है, माइनस N डेल्टा फाई अपान I1 या I, यहाँ पे डेल्टा T हो जाएगा। तो N∅B, तो यहाँ पे MI1 पुट कर सकते हैं, तो E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा, यहाँ पे हो जाएगा MI1 अपान डेल्टा T। तो यहाँ से E की वैल्यू, E बराबर आ जाएगा माइनस में M डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। तो M बराबर आ जाएगा E माइनस में E अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। तो ये वैल्यू आ जाएगी M की। जैसे L वाले में अगर निकालना चाहते थे E को, तो L बराबर क्या आएगा था, N∅ अपान I आया था। तो यहाँ से अगर L की वैल्यू यहाँ दी है, तो अगर आप E निकालना चाहते हैं तो E क्या हो जाएगा, माइनस N∅ अपान डेल्टा T, डेल्टा फाई अपान डेल्टा T। N∅ की जगह पुट करेंगे तो Li हो जाएगा, तो E बराबर माइनस Li अपान डेल्टा T। तो अगर हम L की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ से L क्या आ जाएगा, E अपान माइनस डेल I अपान डेल्टा T। सेम है, चूंकि इसमें करंट I1 थी तो इसमें M बराबर माइनस E अपान डेल I1 अपान डेल्टा T था। यहाँ पे I थी तो माइनस डेल्टा I अपान डेल्टा T था। तो ये था अन्योन प्रेरण, और ये अन्योन प्रेरण गुणांक, ये स्वप्रेरण था और वो स्वप्रेरण गुणांक। इसके बाद इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और एग्जाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हो। इसके बाद इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं क्या होती हैं, जब भी कोई बंद परिपथ होता है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखो मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि जब किसी बंद विद्युत फ्लक्स, कोई बंद परिपथ है, उसमें जो विद्युत फ्लक्स होता है उसमें अगर आप परिवर्तन कर रहे हो, इसको आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 13 से लेकर 19 तक में लगभग हर ईयर पूछा जा रहा है, 21 22 सब में लगभग पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना। इसमें होता क्या है कि अगर जब आप किसी भी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हो, अगर आप परिवर्तन कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और अगर प्रेरित जो भी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं वो कैसी होती हैं, वो जैसे जल में चक्करदार धाराएं होती हैं, तो वैसी ही धाराएं होती हैं, ये चक्करदार धाराएं होती हैं। और चक्करदार धाराएं होने की वजह से क्या होता है, उनको हम भंवर धाराएं कहते हैं। चक्करदार धाराएं होने की वजह से क्या कहते हैं, हम उनको भंवर धाराएं कहते हैं। इसीलिए जो लोहे की जितने भी होते हैं सब चीज को लैमिनेट करके बनाया जाता है, यानी जब भी बनाएंगे जैसे डायनामो है, मोटर है, कि मोटर की आर्मेचर हो गई, ट्रांसफार्मर में जो जितने भी उनके जो कुंडलियों को बनाया जाता है, तो उसमें एक धातु के टुकड़े को नहीं लगाया जाता, एक नर्म लोहे के धातु के टुकड़े नहीं, उसमें कई पार्ट्स, पतले पतली पत्तियों को लगाया जाता है, लैमिनेटेड पार्ट्स को लगाया जाता है, जो छोटी पतली पतली पत्तियां होती हैं उनको लगाया जाता है, उनको अटैच कर दिया जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से जब उसमें हम तार कापर का लपेटते, तो उसमें जो भंवर धाराओं के उत्पन्न होने की जो आप कह सकते हो चांस होते बहुत कम होते, यानी अगर भंवर धाराएं, ऐसा नहीं कि उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन बहुत कम होंगी। जब भंवर धाराएं ऐसे करोगे तो ऐसे बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रूड बहुत ज्यादा लाल तप्त हो जाता है, इसके नुकसान होते हैं, हीट बहुत ज्यादा, इंजन हीट हो जाता है। तो इसकी वजह, ये भंवर धाराओं की वजह से होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पढ़ लेना, भंवर धाराएं, ठीक है। और यहीं से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। भंवर धाराएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। और क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं बता दूंगा अलग से वीडियो।
थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और लोगों तक पहुंचा दो, जिससे आप उन बच्चों की मदद कर सकोगे जो क्लास 12th में और बोर्ड के एग्जाम देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।